नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये जो नवंबर 2020 में पेपर आया था 13 नवंबर को, उसका शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग 2021 के, 2019 के और 2020 के भी कुछ पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो, उनके वीडियो बना चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं, इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखी है, तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं और आगामी वीडियो भी मिलेंगे सब्सक्राइब करने से आपको। और अगर आपको हिस्ट्री के भी पेपर देखने हैं तो उसके लिए हम लोगों ने तीनों सेगमेंट मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट के भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो कुछ वीडियो हम लोग अभी बना चुके हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। क्या है? पहला है, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है और समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। शिक्षक छात्रों या छात्राओं से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा विमर्शी चिंतन स्तर के लिए, तो इसमें हो जाएगा समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है। विचार आएगा तो वो ही ना, चिंतन। और क्या है? और है तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या के लिए संवेदात्मक, फिफ्थ जो होगा, गलत लग गया इसमें। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है। विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। साथ ही तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र भी आयोजित कराए जाते हैं। वस्तुतः अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, स्मृति, अवबोध और विमर्शी। तो दरअसल विमर्शी शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण में विवेच्य बिंदुओं के संबंध में आलोचनात्मक विश्लेषण तथा आधार तथा विचार विकसित होते हैं। ठीक है। अगला है प्रभावोत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। प्रभावोत्पादक छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणी कराता है और उन अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो प्रभावोत्पादक शिक्षण में क्या होता है? उन अधिगमकर्ता के विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। इसमें क्या होता है? ज्ञातव्य है कि प्रभावोत्पादक शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग की संकल्पना सीखने से संबंधित होती है, जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है इफेक्टिव टीचिंग में। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम और वातावरण सबका योगदान देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। साइबरनेटिक्स, शब्द दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर प्रश्न
और व्यवहार कार्य आधारित परियोजना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइबरनेटिक्स और व्यवहार कार्य आधारित परियोजना। ये किसमें है, ये है अधिगमकर्ता केंद्रित। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षण की अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीतियां हैं साइबरनेटिक्स, स्वतः नियंत्रित अध्ययन, व्यवहारिक कार्य तथा आधारित परियोजना आदि। वस्तुतः अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी केंद्र बिंदु होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने का कार्य करता है, साथ ही स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा को जागृत करता है। इसके अतिरिक्त समस्या समाधान कौशल का विकास करते हुए प्रोजेक्ट की रूपरेखा और प्रक्रिया नवीनीकरण को बढ़ावा देता है। तो क्या है शिक्षण की अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीतियां क्या है, साइबरनेटिक्स, स्वतः नियंत्रित अध्ययन जिसे कहते हैं, और यह व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्णिक आ जाएगा, कर्णिक मौखिक, फिर दृश्य परक, फिर दृश्य श्रव्य आ जाएगा, और फिर आईसीटी आधारित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा उच्च शिक्षा का। क्या इसमें, हाँ 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, भारतीय उच्च शिक्षा में सहायक सामग्री अथवा प्रणाली को कार्णिक मौखिक और दृश्यपरक, दृश्य श्रव्य, आईसीटी आधारित प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जहां प्रारंभ में उच्च शिक्षा बोलकर श्रुति परंपरा प्रदान की जाती थी। बोलकर जो ऋग्वेद है वो हम लोग क्या श्रुतियों को उससे हुआ है ना, जो वेदों का जो ट्रांसफर होता था, तो हिस्ट्री में भी यही बताया गया ना कि ये लिख के नहीं हुआ है, ये बोल के हुआ है, श्रुत परंपरा। इसमें शिक्षार्थियों द्वारा सुनकर एवं पुस्तक को पढ़कर सीखने का प्रयास किया जाता था। कालांतर में शिक्षण हेतु दृश्य परक माध्यमों ने इसमें योगदान दिया। इसी क्रम में उपग्रह आधारित कार्यक्रमों तथा आईसीटी का भी शिक्षा में अधिगम विचार हेतु क्रांतिकारी योगदान रहा, जिसमें शिक्षण अधिगम को आसान बना दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है, अनौपचारिक रूप से होता है। क्या होता है इसमें, निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में फॉर्मेटिव एवोल्यूशन शिक्षण के द्वारा अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। वस्तुतः निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम सकारात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के अधिगम और उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। इस प्रणाली में छात्र एवं अध्यापक दोनों की ही गुणात्मक प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में प्रायः वाद विवाद, व्यक्तिगत कार्य, चेकलिस्ट, मौखिक प्रश्नोत्तर, अवलोकन ब्यौरा आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है, यहाँ 2 सेट दे रखे हैं। अच्छा, शोध के प्रकार और वर्णन दे रखा है। मौलिक शोध क्या होता है, व्यवहारिक शोध क्या होता है और क्रियात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या होगा कि जो मौलिक शोध है वो क्या होता है, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि होता है। ठीक है, क्या होता है मौलिक शोध, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि। ठीक है, और व्यवहारिक शोध क्या होता है, ये हो जाएगा नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावनाओं को तलाशना, मतलब बी। कुछ ज़्यादा इसमें राइटिंग खराब हो जाती है। क्रियात्मक शोध क्या है, इसका हो जाएगा हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल। ठीक है, क्रियात्मक में हस्तक्षेप सी हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्तिगत अध्ययन शोध क्या होगा, व्यक्तिगत अध्ययन शोध हो जाएगा विशिष्टताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि, व्यवहारिक शोध नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावनाओं को तलाशना, व्यवहारित होगा
तो उसमें अनुप्रयोग होगा ही, अप्लाइड होता है व्यवहार में। क्रियात्मक शोध में क्या होगा, हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल। व्यक्तिगत अध्ययन शोध में क्या हो जाएगा, विशेषताओं का केंद्रित अध्ययन। मौलिक शोध स्पष्टीकरण देख लीजिए, यह नवीन ज्ञान की वृद्धि का साधन है। इसमें नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन और नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, जिससे ज्ञान में के क्षेत्र में वृद्धि होती है। बृहद शोध जो होता है, ऐसे सभी अनुसंधान जिनमें व्यवहारिक अनुप्रयोगों की खोज की जाती है अथवा मौलिक अनुसंधानों को व्यवहारिक रूप से परिवर्तित करने के प्रयास किए जाते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान कहलाते हैं। क्रियात्मक शोध क्या होता है, ये एक प्रकार के तात्कालिक अनुसंधान होते हैं जो एक निश्चित समाज में किसी तत्व को खोज करते हैं या प्रत्यक्ष समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि क्या होती है, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी सामाजिक इकाई की जीवन की घटनाओं का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक सामाजिक इकाई के रूप में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तित में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं। तो प्रयोगात्मक शोध में है, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का आया, ये इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर, मैनिपुलेशन और नियंत्रण एवं प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं। तो प्रयोगात्मक शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण और प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण के रूप में दो मुख्य अपेक्षाएं। वस्तुतः प्रयोगात्मक शोध विधि अनुसंधान हेतु प्रयुक्त होने वाली प्रमुख विधि है। इसमें चरों के माध्यम से कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, जिसमें यह सिद्ध किया जाता है कि कारण है तो कार्य होगा और कार्य है तो कारण होगा। क्या है इसकी विशेषताएं, नियंत्रण है, जोड़ तोड़ है, अवलोकन है, पुनरावृत्ति है। तो क्या होता है प्रयोगात्मक में, कंट्रोल, मैनिपुलेशन भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा हम लोग, और रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का सही ढंग से दर्शाया गया है। मात्रात्मक प्रतिमान का प्रयोग करते हुए, इसमें क्या है, मात्रात्मक प्रतिमान का, इसमें क्या है, शोध समस्या का निर्धारण, ये बी देखिए आप, इसमें क्या होगा, शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, पहले शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष और परिणामों के निहितार्थ, ठीक है। क्या है इसमें, मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का सही ढंग से विकल्प बी में दर्शाया गया है, जहाँ क्रम इस प्रकार है, शोध समस्या का निर्धारण होगा कि क्या शोध समस्या है, फिर परिकल्पना का निर्माण होगा, फिर परिकल्पना का हम लोग परीक्षण करेंगे, फिर सामान्यीकरण होगा, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा और परिणामों के फिर निहितार्थ होंगे। किसी भी शोध विधि में मात्रात्मक प्रतिमान से आशय अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों का आवश्यक समावेशन करने से है, जिससे किसी शोध का परिणाम अधिक वैज्ञानिक तथा व्यापक होता है। शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। शोध आचार नीति के संदर्भ में, तो प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या और परिणाम की जानकारी। उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना असुरक्षित चरण नहीं है। समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति भी शोध के साधनों का चयन और चाहे वह गुणात्मक अथवा मात्रा हो, लेकिन प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। इसमें क्या है, शोध आचार नीति के संदर्भ में लिखित में सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों की व्याख्या, परिणाम की जानकारी। प्रत्येक अनुसंधान में नैतिकता बनाए रखना परम आवश्यक है, जैसे ईमानदारी, अखंडता, निरपेक्षता, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मान, गैर भेदभाव और सामाजिक जिम्मेदारी। ये अनुसंधान क्या है, किसी संगठन में भी बहुत सारी ये चीज़ें होना चाहिए। आदि प्रमुख वांछित गुण हैं। वस्तुतः शोध की समूची प्रक्रिया में कई नैतिक द्वंद्व एवं मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। यद्यपि उपर्युक्त 3 चरण इस संदर्भ में अधिक सुवैध हैं। कौन कौन से, फिर से पढ़ लेते हैं। प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों की व्याख्या और परिणाम की जानकारी। अतः एक सफल शोध हेतु आवश्यक है कि शोध नैतिकता संबंधी विभिन्न आशंकाओं का भी निवारण किया जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना आईसीटी का उपयोग सर्वाधिक उपयोगी है। किस कारण के आधार पर,
तो इसमें शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु, शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें क्या है, शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की संभावना में विस्तार हेतु शोध में सूचना आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। सॉरी, मैंने पिछली बार भी नहीं पढ़ा। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। शोध एक जटिल विषय है, यद्यपि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आने से शोध कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इससे जहां एक और शोधार्थियों हेतु प्रदत्तों के संकलन की उपलब्धता आदि के संदर्भ में सहजता बढ़ी है, वहीं इससे शोध कार्य गतिशील और व्यापक हुए हैं और उनमें सटीकता देखने को भी मिली है। प्रदत्तों की व्याख्या को ई लाइब्रेरी, ई शोध पत्र उपलब्धता, ई जांच प्रणाली, ई आंकड़ों की उपलब्धता आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो शेष क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।